हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। एसएससी मैथमेटिक्स किरण पब्लिकेशन की बुक्स है ये, और ये बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीजीएल और एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ही जबरदस्त बुक्स है। तो मैंने आपके लिए इस बुक्स का जो संकलन किया है, तो इसके हर क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद होंगे। और आइए आज स्टार्टिंग करते हैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से और खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये जो आपके सामने बुक्स है, इसमें एसएससी सीजीएल के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चनों का समावेश है, और ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके टोटल 152 सेटों में कंप्लीट है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो मैंने आज की वीडियो में एक सेट नंबर 4 यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेट नंबर 3 का पेपर कंप्लीट कराया है, और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 4, जो कि आपके एग्जाम 28/8/2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए 28/8/2016 के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक तरीके से क्वेश्चनों को हल कराता हूं, तो आज भी आपके सामने बहुत ही खतरनाक तरीके से क्वेश्चन हल हो गए। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम हर क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो हर क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से आपके लिए बहुत इजी मैथ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनों को स्टार्टिंग करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो देखिए, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। देखिए, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। जैसे कि आपके सामने लिखा है 3 संख्याओं का योग 225 है, और ये क्रमागत होती है। ये 3 संख्याएं क्रमागत संख्या है, और 5 से विभाजित होने वाली है ये तीनों संख्याएं। तो जैसे कि आप सभी को पता है तीनों का योग 225 है। तो जैसे ही मैं 225 को 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग 225 है, तो जैसे ही हम 3 से 225 को डिवाइड करते हैं, तो यहां से हमें प्राप्त हो रहा होगा बीच की संख्या, यानी कि औसत संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप सभी को पता है कि जितनी संख्याओं का योग दिया है, उस योग को यदि उन्हीं टोटल संख्याओं से भाग करें तो औसत संख्या आ जाती है, यानी कि बीच की संख्या आ जाएगी। 3 से मैं इसको भाग करूंगा, 3 से 21, 1 बच गया, हो गए 15, 3 पंजे 15, 75 बार ये डिवाइड हो गया। तो यहां से ये हमारी बीच की संख्या हमें प्राप्त हो रही है, और हम इससे पहले और इसके बाद की संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे, जो कि उसने क्वेश्चन में लिखा है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए, ये भी 5 से विभाजित होती है। इससे पहले वाली 5 से विभाजित होने वाली संख्या है 70, और इसके बाद 5 से विभाजित होने वाली संख्या है 80। तो देखिए, तीनों क्रमागत संख्या है जो 5 से विभाजित हो रही है, और इन तीनों का योग भी 225 है। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 80। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 80। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये। और आप इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए, ध्यान से देखना। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया। देखिए, जो काम वो 18 दिन में कर सकता था, उस काम को केवल उसने 12 दिन किया।
देखिए उस पर उसने 12 दिन खर्च किया, तो आप देख सकते हो कि 12 दिनों में वह कितना कार्य कर सकता था। तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18। देखिए 2/3 काम किया है इसने। देखिए 12 दिनों में 2/3 काम किया है। इसके बाद शेष काम भी इन्हें 8 दिनों में पूरा किया। अब हम देखेंगे यहां से शेष काम कितना हमें मिला है। 2/3 काम इन्हें 12 दिन में किया, शेष काम 3 में से 2 घटाएंगे, 1/3 शेष काम रह गया है हमारा। देखिए ये हमारा शेष काम है 1/3, और इसको बी ने किया है 8 दिनों में। देखिए 1/3 काम भी करता है 8 दिनों में, तो पूरा काम भी अकेला करेगा 8 तिया 24 दिनों में। देखिए 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 24 दिनों में पूरा काम बी अकेला करेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो ऑप्शन 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है 24 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। देखना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। अंकित मूल्य होता है वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, यानी कि उसका MRP, या उसको बोलते हैं खुदरा मूल्य या सूची मूल्य भी कह देते हैं, बट यहाँ पर अंकित मूल्य लिखा है तो अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। ध्यान से देखो, यह है 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जो वस्तु का अंकित मूल्य होता है उसी पर हम छूट देते हैं। तो इस अंकित मूल्य पर 2 तरह की छूट दी गई है, एक 20% की छूट और दूसरी दी गई है 10% की छूट देने के बाद यह वस्तु मिलती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि 900 रुपये के अंकित वाली वस्तु को 10 और 20 की छूटों के बाद जब उसको बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो बहुत ही इजी है आपके सामने। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो जब उसको बेचा जाएगा उसका विक्रय मूल्य किया जाएगा, तो अंकित मूल्य पर 20 की छूट दी जाती है तो उसको 80% में बेचा जाता है। और फिर एक और छूट दी जाती है 10% की, तो 90% में बेचा जाएगा। तो इस प्रकार 2 छूट दी गई है 20 की और 10 की, तो 80% 90% में बेच गए हैं। तो इस प्रकार 2 छूट देने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, परसेंट से मैं 2 जीरो काटूंगा और इस परसेंट से भी 2 जीरो काटूंगा। जैसे कि प्रतिशत का बटे 100 होता है, 100 से 2 जीरो कट जाएगी, प्रतिशत बटे 100 2 जीरो कट जाएगी। तो इस तरह भी काट सकते हैं या यहाँ पर ऐसे भी काट सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और देखिए विक्रय मूल्य कितना बनता है, देख लीजिए आप। 9 9 की गुणा करेंगे, 9 9 81, 8 की गुणा कर लीजिए, बहुत आसान हो गया। 81 गुणा 8, 8 एकम 8 और 8 अटी 64। तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 648 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है 648 रुपये। बहुत ही स्टैंडर्ड और इजी तरीके से आपको क्वेश्चन कराया है, और हर क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी मेथड से कराए जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना, समझना और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। मैथ बहुत इजी होता है, जैसे कि मैं आपके सामने करा रहा हूँ, इसको समझो फास्ट तरीके से तो आप अपने आप कर लोगे बहुत फास्ट है। जब आप इसकी लैंग्वेज को समझना स्टार्टिंग कर दोगे तो यह बहुत ही इजी हो जाता है और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आसान हो जाता है आपके लिए। और ये सारे क्वेश्चन मैं इसी तरह कराऊंगा। देखना, पहला ये क्वेश्चन नंबर 4,
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, देखिए कुछ भाग खर्च कर लेता है और बाकी बचत कर लेता है, तो उसका खर्च और बचत का अनुपात, देखिए खर्च और बचत का अनुपात दिया है, खर्च और बचत, खर्च और बचत का अनुपात 61 और 6 दिया है, 61 और 6 दिया है, देखिए खर्च और बचत का अनुपात 61 और 6 दिया है। यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपए है, अब हम देखिए खर्च और बचत को जैसे जोड़ेंगे तो हमारी आय आ जाती है। देखिए यदि हम खर्च को और बचत को जोड़ लेंगे, कितना खर्च किया है कितना बचा लिया है, यदि हम दोनों को जोड़ें तो हमारी मासिक आय आ जाएगी। देखिए जोड़ेंगे 61 और 6 67, तो हमारी मासिक आय का रेशो आ गया 67, देख सकते हो आप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से किया जाता है, तो यहाँ पर दिया है उसकी मासिक आय का मान दिया है 8710 रुपये, और यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है उसका मासिक आय रेशो में है 67। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ ये रेशो में है और इधर ये रुपये में है। और यही कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं कि दुनिया का मैथ बस इन्हीं 2 पॉइंटों पर डिपेंड करता है, देखना ध्यान से। जैसे कि एक साइड में जो संख्या आती है क्वेश्चन के अंदर वो रुपये में आएगी या डिजिट में आएगी, और उसके बराबर में या तो रेशो वाली संख्या बनती है और या फिर प्रतिशत वाली, और यही पूरी दुनिया का मैथ कवर कराएगा ये कॉन्सेप्ट ही। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये मैथ को बिल्कुल खत्म कर देता है, और ये बहुत स्टैंडर्ड खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इसी से मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ और इसी को मैं बोलता हूँ इक्वल टू इक्वल। जैसे कि यहाँ पर हमारा मासिक आय दिया है 8710 रुपये, तो अब मैं इधर लिखूंगा अनुपात में या परसेंट में। अब परसेंट वाला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ नहीं है, इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, अनुपात। और यही 2 कंडीशन आती है हमेशा, या तो अनुपात में या परसेंट में, और इन्हीं 2 पॉइंटों से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर इसको काट रहा हूं 67 एकम 67, और ये यदि आप देखेंगे ये कट जाता है 67, 87 में से 67 घटाएंगे 0 2 20 बच गया, उतारा 1। अब देखिए 67 3 201 होता है, आप देख सकते हैं 3 7 21 3 6 18 2 20, 67 3 201 और ये 0 बच जाएगी, यानी कि आप कह सकते हो 67 से इसे डिवाइड किया 130 बार। देखो 130 बार ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक रेशो का मान आ गया 130। अब हमसे पूछा है तो उसकी मासिक बचत कितनी है, उसकी मासिक बचत हमें निकालनी है। यहाँ पर इसकी मासिक बचत का रेशो है 6। जब एक रेशो का मान 130 है तो यहाँ पर 6 में गुणा कर देंगे तो हमारी मासिक बचत आ जाएगी 13 6 78, ये 0, यानी कि 780 रुपये मासिक बचत होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 4, 780 रुपये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 780 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए में बेची जाती है। देखिए 5% की छूट देकर 950 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वस्तु को जब बेचा जाता है तो अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचा जाता है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। जैसे कि मैं लिखता हूँ अंकित मूल्य को एक कोड से लिखता हूँ, तो वस्तु का अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है, तो अंकित पर 5 की छूट देती है तो इसको 95% मूल्य पर बेचा जाता है। देखिए अंकित मूल्य का 95% पर वह बेची जाती है, और इधर हमारा विक्रय मूल्य हो गया, और इधर कह रहा है कि 950 रुपए में बेची जाती है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट देकर 95% में बेची जाती है, और इधर बेची जा रही है हमारी 950 रुपए में। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था
कि एक साइड में वस्तु रुपये में आएगी, वस्तुओं की संख्या, या रुपये आएगी या संख्या आएगी ये, और दूसरी साइड में क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो परसेंट आएगा या अनुपात आएगा। तो यहाँ पर हमारा परसेंट बन रहा है, देखिए इस बार अनुपात नहीं है। और जैसे कि मैंने दो ही पॉइंट बताए हैं कि इक्वल टू इक्वल में अनुपात आएगा या परसेंट आएगा उसको बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर 950 रुपए में बेची जा रही है, इधर 95% में वह बेची जा रही है अंकित मूल्य पर छूट देकर, तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 95 से इसको मैंने 10 बार डिवाइड किया और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाई, तो जिससे हमें मालूम हो गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये था। तो वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये, ऑप्शन 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और ये हमारे एसएससी सीजीएल ईयर फर्स्ट 28/8/2016 के एग्जाम के क्वेश्चन है। 28/8/2016 के एग्जाम में आपसे एसएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन सभी का सॉल्यूशन में बहुत ही खतरनाक और अच्छे तरीके से करा रहा हूं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार करेंगे, देखना बहुत जबरदस्त तरीका है ये और बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको सीख लीजिए। आपका मैथ हमेशा हमेशा के लिए बेस्ट हो जाएगा, आपको मैथ्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसके पास आरंभिक धनराशि कितनी थी? देखिए बहुत ही आसान, इक्वल टू इक्वल के लिए केवल 2 रुपए अपने पास घर लेकर पहुंचा, तो उसके पास शेष 2 रुपए बच गए थे जब वह अपने 3 बाजी हार गया था। तो देखिए शेष बराबर शेष करेंगे, 2 रुपए शेष लेकर गया, तो ये 2 रुपए शेष किस तरीके से बचे हैं आइए देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, देखिए जब 75% राशि पहली बाजी में हार गया तो उसके पास 25% राशि बची है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक साइड में यहाँ पर रुपए दिए गए हैं, शेष, तो इधर भी हमें शेष बचाना है, तो शेष बराबर शेष, इसी को हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए एक साइड में रेशो या परसेंट आएगा, तो यहाँ पर कंडीशन है परसेंट की, तो परसेंट आएगा, और इसके साइड में इधर शेष राशि रुपए में होगी, तो शेष बराबर शेष से ये क्वेश्चन हल हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में 75% राशि पहली बाजी में हार गए, तो 25% राशि शेष बच गई थी। तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 25% बटे 100 ऐसे 25 × 25 = 100, इजी करके लिख दिया 1/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। तो शेष राशि 1/4 बच गई थी पहली बाजी हारने के बाद, और तब शेष की 75% राशि, ये जो शेष रहेगी इसकी 75% राशि दूसरी बाजी में हार गया, तो जब 75% बाजी हार गया तो फिर 25% बच गया उसका, तो 25% को फिर 1/4 लिखेंगे, और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में हार गया, फिर 75% हार गया, तो फिर शेष 25% बच गया, तो इसका 25% को 1/4 लिखेंगे। इस प्रकार तीनों बाजियों में शेष का शेष कंडीशन इस तरह से बचता रहा, और इधर रुपए में शेष 2 रुपए बचे। तो यहां से हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से इसको हल कर लेंगे, तो हमारी कुल धनराशि आ जाएगी जो उसके पास आरंभ में थी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया, अब इसको हल कर रहे हैं। 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128, गुणा कर लेंगे। 128 रुपए उसके पास आरंभ में थे, यानी कि उसकी आरंभिक धनराशि थी 128 रुपए। ऑप्शन 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है और बहुत इजी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी है आपके सामने कि यदि रेलगाड़ी की चाल या किलोमीटर प्रति घंटा
में आ जाए तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है ये। रेलगाड़ी या टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसके यूज से हम क्वेश्चनों को बहुत इजी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सामने लिखा है, अगर चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चाल 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो हम यूं कह सकते हैं इसको, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में इधर 18 का पहाड़ा पढ़ लेंगे और इधर मीटर प्रति सेकंड में बनानी हो तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो देखिए 18 दूनी 36, 18 दे 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी कि यहाँ रेलगाड़ी की चाल अलग अलग कंडीशन में दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इस तरीके से यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर रेलगाड़ी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। 18 दूनी 36 होगी तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, 18 तिये 54 तो 5 तिये 15 मीटर पर सेकंड, 18 चौक 72 तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, 18 पंजे 90 तो 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड आदि इस तरीके से चाल बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम 20 मीटर, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं रेलगाड़ी की चाल। तो हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वह एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो जब रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है तो वह अपनी ही दूरी पार करेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि जब रेलगाड़ी खंबे को या पेड़ को या आदमी को पार करती है तो वह अपनी ही दूरी पार करती है उस समय। तो खंबे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि अपनी दूरी को ही पार कर रही है। उसकी दूरी 160 मीटर है और किस चाल से, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 18 चौक 72 यानी कि 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह उसे पार कर रही है। तो 20 से इसको भाग करेंगे, 20 8 160, 8 सेकंड में वह उस खंबे को पार कर लेगी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बनता है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लिया गया समय है 8 सेकंड। पहला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यदि x जमा 1/9x बराबर 4 है, देखिए यहां पर दिया है x जमा 1/9x बराबर 4 है तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो हमें यहाँ पर 9 लाना है तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग बनेगा 9, तो यानी कि दोनों और 3 से गुणा कर लेंगे। देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से तैयार होगा या किस तरीके से हल होगा। दी गई कंडीशन या पूछी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हल करना होता है। तो अब देखिए जैसे कि मैं दोनों और 9 से गुणा करूंगा, यहाँ 3 से गुणा करूंगा क्योंकि 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 3 से गुणा करूंगा, यहाँ 3x जमा 3 से गुणा करूंगा तो 3 की जैसे ही गुणा करूंगा 3 से ये 9 3 बार कटेगा, 3 3 9 यानी कि हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 3x जमा 3 3 9 3x 1/3x हो गया और बराबर 3 चौक 12। इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखिए 3x जमा 1/3x बराबर 12 हो गया तो हमसे पूछा है 9x स्क्वायर जमा 1/9x स्क्वायर का मान बताए। जैसे कि आपको पहले भी मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है या पहले भी बताया, या तो आप यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, दोनों और वर्ग कर लेंगे ऐसे 3x जमा 1/3x का होल स्क्वायर और बराबर 12 का स्क्वायर, तो इसको हल कर लेंगे, इसका मान आ जाएगा। या फिर इसे ऐसे कर लेते हैं, यदि हमें इसका मान निकालना है तो इसी का दोनों और वर्ग करके ये 12 का वर्ग करके उसमें से 2 घटा देते हैं। देखो 12 का वर्ग करके 2 घटा देंगे, 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 2, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 142 हो जाएगा। और यदि इससे आगे भी कोई कंडीशन पूछता है
तो फिर एक बार और वर्क करके 2 घटा देते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल हमसे यही पूछा गया है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 142 होता है। और यदि आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, जब मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाऊंगा राकेश यादव सर की बुक से या अन्य बुक से, तो आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट में ये सब चीजें बताऊंगा। अब फिलहाल आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए दोनों और वर्क करने पर भी कर सकते हो आप इसको। 3x + 1/3x बराबर 12। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं दोनों और इसका वर्क करेंगे। 3x का वर्ग हो गया 9x का वर्ग प्लस 1/3x का वर्ग 9x का वर्ग प्लस 3 गुणा, देखिए 2 गुणा 3x गुणा 1/3x बराबर 12 का वर्ग 144। 3x से 3x कट गया, 2 रह गया, 2 इधर जाके घट जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा जो उसने पूछा है। 9x² प्लस 1/9x² बराबर 144 माइनस 2, तो बराबर आ जाएगा 142। तो आप क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार भी कर सकते हो। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a बराबर 2 b बराबर -3 है तो 27a का घन -54a² b प्लस 36ab² -8b का घन बराबर कितना होगा। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का और बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है आपके सामने। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए कि यह किस तरीके से कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको समझा जाएगा। तो यह एक सूत्र रूप में सूत्र, यानी कि ये एक सूत्र का रूप खुला हुआ है, एक फॉर्मूला बेस खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, तो 27a का घन माइनस इतना, इस तरह से जो ये उसने सूत्र को खोल कर लिखा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है, देखिए 27 3a -8b का घन हो गया 2b का होल घन। तो ये पूरे खुले हुए कंडीशन का फॉर्मूला बनता है, यानी कि आप कह सकते हो a - b का होल घन। तो इस कॉन्सेप्ट का ये जो सूत्र है ये खुला हुआ इस रूप में आया हुआ है। जैसे आप जानते हो इसको a का घन -b का घन -3ab कोष्टक में a - b, इस तरह का ये कॉन्सेप्ट पूरा खुला हुआ है। तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया a - b के होल घन के पदों में। अब हम यहाँ से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए a की वैल्यू 2 है तो 2 × 6 हो जाएगा, और माइनस b की वैल्यू यहाँ पर -3 है तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा और इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 × 6 12, जोड़ लिया इसको, 12 का घन कितना होता है, 12 का घन 1728। देखिए 12 का घन होता है 1728, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1728। ऑप्शन 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1728। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, काफी टफ क्वेश्चन नहीं है। बस ध्यान रखना है कि यह किस तरीके से हल होगा, कैसे हल होगा, और ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सब चीजें आपको आसानी से आ जाएगी। अब देखते हैं नया क्वेश्चन। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई क्या है। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संभावित लंबाई कैसे मालूम होती है। देखिए एक त्रिभुज तभी माना जाता है जब उसकी किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक त्रिभुज तभी माना जाता है जब उसकी कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, एक त्रिभुज तभी माना जाता है, एक त्रिभुज तभी माना जाता है जब उसकी कोई भी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा हो, सदैव
तीसरी भुजा से बड़ा हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, देखिए कोई भी दो भुजा होगा, जैसे मैंने 2 और 3 को लिया, 5 हो गया, ये तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। देखो 2 और 3 को जोड़ा मैंने 5, तो 2 और 3 को जोड़ा, ये तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 3 4 को जोड़ा 7 और ये तीसरी भुजा से बड़ा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए 2 भुजाएं ये हो गई हमारी 3 और 4 और ये तीसरी भुजा करण हो गई हमारी 5। अब देखो किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि मैं 3 और 4 को जोड़ूंगा, 3 और 4 को जोड़ा मैंने 7, देखिए तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। अब यदि मैं 5 और 3 को जोड़ूंगा, 5 और 3 8, देखिए तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। अब मैं यदि 5 और 4 को जोड़ूंगा 9, देखिए तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, त्रिभुज तभी माना जाता है जब उसकी कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा हो। अब देखिए आप प्रूफ कर लीजिए, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जिनकी कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 और 3 जोड़ेंगे 5, तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। अब देखो 2.5 और 3.5 जोड़ेंगे 6 और ये तीसरी भुजा भी 6, बड़ा नहीं है 2 भुजाओं का योग। तो देखिए ध्यान से 4 और 4 जोड़ेंगे 4 और 4 जोड़ेंगे 8, 8 देखिए तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। तो देखिए मैंने 4 ऑप्शनों में ये बात दिखाई है और यहाँ पर भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। तो इस प्रकार का ही एक त्रिभुज माना जाएगा और हमेशा यही त्रिभुज माना जाता है कि उसमें जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी वह त्रिभुज होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 2, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई ये हो सकती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बहुत सुपर क्वेश्चन आपके सामने। त्रिभुज ABC का AD एक माध्यक है। देखिए हम क्वेश्चन को लैंग्वेज से हल कर रहे हैं। त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC का AD एक माध्यक है। देखिए AD इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, माध्यक का है, AD एक माध्यक है। यदि O केंद्रक हो, देखिए O इसका केंद्रक है, O केंद्रक है और AO 10 सेंटीमीटर है। AO यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर दिया है। तो OD का मान बताना, यहां से यहां लो, OD का मान हमें बताना है। OD का मान, OD हमें बताना है। देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा होता है जब ऐसा कहा जाता है कि एक त्रिभुज ABC में AD उसका माध्यक है और O केंद्रक है। तो ऐसे त्रिभुज में जो AD होता है, AD पर जो O केंद्रक होता है वो AO इसको AD को 2:1 के अनुपात में बांटता है। देखिए AO अनुपात OD जो होता है वो 2:1 के रेशो में होता है। हमेशा याद रखना इस पॉइंट को, ये मोस्ट पॉइंट है आपके लिए। तो माध्यक AD जो है केंद्रकों को AO और OD में जो बांटता है वह 2:1 के रेशो में बांट देता है। और बस हमारा क्वेश्चन हो गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। देखिए AO बराबर 2 है और यहाँ AO 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 1 रेशो के बराबर 5 सेंटीमीटर, 2 रेशो के बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 1 रेशो है, 1 रेशो के बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं OD हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। या फिर वही लिख लीजिए ऐसे इक्वल टू इक्वल, यहाँ AO 10 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ AO का रेशो दिया है 2। जैसे कि मैंने बताया था एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो। तो 2 पंजे 10, 5 बार कटा है और यहाँ पर इसका 1 रेशो जो है इसमें गुणा कर लेंगे। 5 × 5 OD 5 सेंटीमीटर है
और 5 दूनी 10 AO 10 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं OD हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत आसान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है जिसको हम बना रहे हैं। देखिए बहुत इजी बन जाएगा ये। त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC में साइन ए बराबर कोस बी, यानी साइन ए कोस बी बराबर तभी होगा जब इनके दोनों के कोण बराबर होंगे। और दोनों के कोण बराबर कौन से, जैसे कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होती है, साइन 0 होती 0 और 30 90 30 45 30 60, इस तरह से साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 90 साइन 60 इस तरह की होती है। तो यहाँ पे उसमें एक ऐसा मान होता है जिसमें साइन और कोस की दोनों वैल्यू समान होती है। तो यहाँ पर अगर थीटा बराबर 45 ले, आप कभी टेबल को देखना ट्रिग्नोमेट्री में, उस टेबल में थीटा बराबर जो होगा यानी कि ए का मान जो होगा, या थीटा बराबर मान लीजिए इसमें ए का मान भी 45 डिग्री होगा और बी कोस बी का मान भी 45 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से साइन 45 कोस 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 1/√2, दोनों मान बराबर हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं साइन ए बराबर होगा कोस बी के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण साइन ए में कोण ए 45 डिग्री और कोस में कोस बी भी 45 डिग्री होगा, तभी ये आपस में साइन ए कोस बी बराबर हो गए। और इस प्रकार हम एक त्रिभुज भी बना लेंगे। देखिए त्रिभुज ABC, तो कोण है हमारा 45 डिग्री है, कोण बी हमारा 45 डिग्री है। और जैसे कि आप सभी को पता है त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब मेरा कोण ए कोण बी मालूम है 45 45, तो कोण C 90 डिग्री होगा। तो देखिए कोण C 90 डिग्री होगा। अब यहीं से हम कोण C का मान निकाल लेंगे। C हमारा 90 है तो हम लिख लेंगे कोस C का मान निकालेंगे कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कोस C यानी कोस 90 डिग्री का मान 0। बहुत इजी होता है, यदि आप इसको ऐसे करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत स्टैंडर्ड है ये। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कोस C 90 डिग्री, यानी कोस 90 डिग्री का मान हो गया 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 है 0। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्रक आई है। देखिए त्रिभुज ABC बनाएंगे हम। एक त्रिभुज ABC है जिसका अंतः केंद्रक आई है, अंतः केंद्रक आई है। और जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, जब किसी त्रिभुज का अंतः केंद्रक आई होता है तो वह अंतः केंद्रक जब है त्रिभुज के शीर्ष कोणों को अर्धक कर देता है। देखिए त्रिभुज के शीर्ष जो कोण है A है, कोण A का अर्धक इस केंद्रक से होकर गुजरता है, और कोण B का अर्धक केंद्र से होकर गुजरता है, और यही हमारा अंतः केंद्रक कहलाता है। जब हम त्रिभुज ABC के शीर्ष कोणों का अर्धक करते हैं तो वह तीनों कोणों का अंतः केंद्रक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया है। अब हम इसको आसानी से कर लेंगे। कोण ABC 90 डिग्री है। देखिए कोण ABC ये पूरा 90 डिग्री है, और जब इसका अर्धक करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 ये हो जाएगा। और कोण ACB 70 डिग्री है, 70 डिग्री, तो ये 35 डिग्री होगा और ये भी 35 डिग्री होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था त्रिभुज ABC का अंतः केंद्रक आई है, ये शीर्ष कोणों को अर्धक कर देता है। इसका कोण 70 है ये, तो यह 70 का आधा 35 डिग्री हो जाएगा।
और अब हमारा बचा हुआ कोण कितना रहेगा, जैसे कि आपको बताया था मैंने, ये 90 डिग्री है। 90 और 70 हो गया हमारा 160। 90 प्लस 70 बराबर 160 डिग्री। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमारा BAC हो गया 20 डिग्री, और 20 का जब अर्धक कर रहा है ये, तो 10 डिग्री ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा। और इस प्रकार हमसे पूछा है कोण AIC का मान बताओ, कोण AIC। तो कोण AIC या त्रिभुज AIC या ACI में देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण AIC निकालेंगे 180 माइनस दोनों को जोड़ेंगे 10 डिग्री और प्लस 35 डिग्री, इन दोनों को जोड़कर हम घटा देंगे। कोण AIC का मान हो जाएगा 180 माइनस 45 बराबर बच गया 135 डिग्री। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर कोण AIC हो गया 135 डिग्री। ऑप्शन 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, अगर इसको अच्छी तरीके से समझा जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त में बने आयत की आसन भुजाएं। देखिए एक वृत्त में हम वृत्त में एक आयत बना रहे हैं, आयत की आसन भुजाएं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक आयत बनाया है, और आयत की ये आसन भुजाएं होती है जो आपस में दोनों जुड़ी हुई होती है। एक 5 सेंटीमीटर हो गई और एक 12 सेंटीमीटर हो गई, और ये हमारा विकर्ण हो गया। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि वृत्त के अंदर जब आयत बनता है तो आयत का विकर्ण ही वृत्त का व्यास होता है। देखिए वृत्त में आयत का विकर्ण ही व्यास कहलाता है। विकर्ण ही, आयत का विकर्ण ही वृत्त का व्यास कहलाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए ये कि एक वृत्त के अंदर जब आयत बनाया जाता है तो आयत का विकर्ण ही वृत्त का व्यास होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में ABC, और यहाँ पर एक आयत है ABCD, और इसमें एक ट्रायंगल त्रिभुज ABC बना है। इसमें AC हमारे त्रिभुज ABC का विकर्ण है, और यह विकर्ण जो है आयत का विकर्ण कहलाता है, और ये आयत का विकर्ण ही वृत्त का व्यास कहलाता है। तो अब यहाँ से मैं विकर्ण निकाल लूंगा। पाइथागोरस प्रमेय में 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 125 होता है। तो यहाँ पर AC का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में होता है ये 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25। AC स्क्वायर बराबर हो गया 169। 169 13 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग हटाया, AC बराबर हो गया 13। तो हम लिख सकते हैं AC यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। और जैसे कि पूछा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्त के व्यास की आधी होती है, तो 13/2 निकाल देंगे यहाँ पर 6.5। तो 6.5 सेंटीमीटर हमारे वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। वृत्त की त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आप कोई भी। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए तो हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवश्य देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।